हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे टीएम क्लासेज हिंदी क्लासेज में द मोमेंटम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के लिए से जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभी जो है टोटल क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। जैसे अभी प्रीवियस क्लास में सबाद नदीम सर ने जो है कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, उसके बाद जो उसके पहले जो है कि आपको मोहम्मद कैफ साहब ने जो है कि अपना मैथ का आप लोग के सामने जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस किया था। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आने में वक्त लग गया है ना। जैसा कि मैंने आप लोग से बताया था कि मैं चैप्टर वाइज करता चलूँगा, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन मेरा डिफरेंट है। आज कुछ क्वेश्चन जो है कि मिले जुले बहुत इजी क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको बहुत जल्दी जो है ना 50 क्वेश्चन है, हम इसको बहुत जल्दी ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आप लोग बस बढ़िया से तैयारी कीजिए, अब समय एकदम नज़दीक आने आ गया है, अब एकदम एग्ज़ाम आपके करीब है। आप जितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकेंगे आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत ही, मैंने शुरू से लेकर के आखिर तक अभी तक बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में, मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी चीज़ का, मैथ हो, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फिर जाकर के आपका एसएसटी का हो, साइंस का हो, ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम स्टडी कीजिए पूरा बढ़िया से एकदम। तो चलते हैं हम लोग को अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आया भी है, उसी का हम लोग रिवाइज करेंगे। मिला जुला सब क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से भी है, ज्योग्राफी से भी है, हिस्ट्री से भी है, पॉलिटी से भी है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन एक बार दे दिया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून, जो कि ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका जा करके ये भी ये वाला आपका ये वाला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। ये आपका आंसर ये सही है, सी नंबर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विराहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। विराहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। उजला ग्रह दे रहा है, ऑप्शन बी है नीला ग्रह, ऑप्शन सी है लाल ग्रह और ऑप्शन डी है हरा ग्रह। तो ना उजला ग्रह कहते हैं, ना लाल ग्रह कहते हैं, ना हरा ग्रह कहते हैं। इसमें से आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर है ये, सही आंसर आपका हो गया ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, नीला ग्रह। विराट क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। यह क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के सामने, है ना। यह क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ है एक बार, और जो है कि ये जो हम लोग पढ़े थे उसमें भी हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष कब लागू हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, 2004 होगा, नहीं होगा। 2006 होगा, नहीं होगा। 2007 होगा, नहीं होगा। तो आपका आंसर इसमें से इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। आपका आंसर होगा 2005। 2005 जो है कि आपका सही आंसर है, इसलिए आपका आंसर होगा 2005 जो है कि आपका सही आंसर है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, 2005 में। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। नेपाल में अभी जो शासन है, अभी प्रेजेंट में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है राजतंत्र, ऑप्शन सी है सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल में अभी जो
वर्तमान की जो शासन प्रणाली वो है आपका लोकतंत्र है, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, या इनमें से कोई नहीं है। तो वहां पर अब राजतंत्र भी नहीं है, अब वहां पर सैनिक तंत्र भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं का तो खैर ऑप्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर एक ही सही है, वो है यहां लोकतंत्र। इसका आंसर क्या होगा सही? लोकतंत्र। वहां लोकतंत्र है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतंत्र है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है क्या है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी जो होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, उसका मान्यता, उसका चिन्ह यानी कि साइन कौन प्रदान करता है? जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस एक पार्टी है, उसका चिन्ह क्या है? पंजा छाप है ना। पर बीजेपी का देख लीजिए, कमल का फूल है उसका छाप। चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। तो ये कौन प्रदान करता है? आखिर कोई तो इसको देता होगा ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राष्ट्रपति का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री दिया है, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग दिया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्शन कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर कौन सा होगा? निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए इसका आंसर सही होगा। ये राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आपका सही आंसर है निर्वाचन आयोग। कौन होगा? निर्वाचन आयोग होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? यह क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्लास मेरा जो सबसे फर्स्ट डे हम लोग का जब चैनल पे सबसे पहला जो क्लास आप लोगों के सामने हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। उसमें मैंने 4 अनुच्छेद भी दिया था, उसका पूरा डिस्कस भी किया था। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, है ना। लेकिन आज क्वेश्चन 7 दे रहा है कि अनुच्छेद 19 के बारे में। तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिक को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपका समानता का अधिकार का ऑप्शन नहीं होगा, उपचार का अधिकार नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा का ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में किसका जिक्र है? स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि इसमें आप जो है ना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है कि आप कहीं पर भी किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से में जाकर के आप बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, है ना। आप वहां पर जाकर के जमीन खरीद सकते हैं, वहां बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल ही अपने तरीके से पूरे के पूरे तरीके से आजाद हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है कश्मीर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको बस आप लोग एक बढ़िया से इसको सिर्फ देखिए, बढ़िया से इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो पहले क्लास में भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसलिए आज मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि फिर जो है नेक्स्ट आप लोगों के लिए इसी तरीके से 50 क्वेश्चन और लेकर के आप लोगों के मतलब एग्जाम तक जितना हो सके एसएसटी का कंटेंट जो है कि आप लोगों तक पहुंचा सकूं, एसएसटी का क्वेश्चन जो है आप लोगों तक प्रोवाइड करवा सकूं। तो टीपू सुल्तान का शासक कौन था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान शासक जो था वो था मैसूर का। शिमला का भी नहीं था, कश्मीर का नहीं था, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा मैसूर। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 13 अप्रैल 1919, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, थर्ड ऑप्शन है आपका 15 अप्रैल 1919,
और डी यानी कि आखिरी वाला ऑप्शन आपका 16 अप्रैल 1919। तो एक चीज तो पता चल रहा है बच्चों की ये 1919 कॉमन, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। लेकिन कब हुआ था? 13 को हुआ था कि 14 अप्रैल को हुआ था कि 15 अप्रैल को हुआ था कि 16 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है, ईयर सेम दे दिया, बस डेट में जो है कि डिफरेंट कर दिया, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। इसलिए आपका आंसर सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका आंसर कौन कौन गलत है? 14 अप्रैल भी गलत, 15 अप्रैल गलत, 16 अप्रैल गलत। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। इसका जो है कि हमें कोई भी ज़्यादा परेशानी हो नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। गंगा, गंगा नहीं होगा। गंडक नहीं होगा। पुनपुन नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कोसी। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु, 10वें गुरु थे जो अंतिम गुरु भी थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार के किस नगर में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए मुंगेर है, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन सी पटना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका सही आंसर होगा पटना। इसका सही आंसर होगा पटना। इसका सही आंसर खगड़िया आपका गलत दिया, मुंगेर गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं। इसलिए इसका आंसर सही होगा पटना, क्योंकि ऑप्शन सही दिया है, एक पटना है तो क्या है इनमें से कोई हमारे, है ना। तो इसका आंसर सही होगा पटना। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पटना सिटी की तरफ जाइएगा जब आप गांधी मैदान से, गाय घाट से आगे, तब जो है कि वही गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है कि पटना में हुआ था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसके शासक, मतलब किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में है। और ये आप हिस्ट्री के 3rd चैप्टर जब आप पढ़िएगा हिंद चीन, तब उसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन खैर यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार देख लेते हैं। सूर्यवर्मन द्वितीय, नीरोदोम सिहानक, कुआम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही कौन होगा? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के शासक के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय शासक के द्वारा करवाया गया था। इसलिए आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका ये तीनों ऑप्शन जो है कि गलत है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ये भी क्वेश्चन आप जो है कि जब पॉलिटिकल साइंस का जब बुक पढ़िएगा, राजनीतिक का बुक पढ़िएगा, तो उसमें आपको 3rd चैप्टर में पंचायती राज व्यवस्था में ये आंसर आपको मिल जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका बिहार, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए में है बिहार है, ऑप्शन ए में राजस्थान है, ऑप्शन बी में बिहार है, ऑप्शन सी में उत्तराखंड है, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश है। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन राजस्थान सही होगा। आपका आंसर ए ऑप्शन वाला सही होगा। आपका आंसर जो है कि ए ऑप्शन वाला बिल्कुल सही। बाकी आपका बिहार गलत है, उत्तराखंड गलत है, मध्य प्रदेश गलत है ना। आपका सर्वप्रथम जो है कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? आपका राजस्थान में लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? योजना आयोग,
ये क्वेश्चन बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि योजना आयोग 1952 में इसका जो है कि स्थापना होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसका नाम जो है कि बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर करके क्या रखा गया, तो वही कह रहा है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका नीति आयोग, ऑप्शन बी में वित्त आयोग, ऑप्शन सी में राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही कौन होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग जो है कि सही है। 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसके उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसमें जो है कि इसके सदस्य जो होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, नीति आयोग बना। इसलिए आपका आंसर सही होगा नीति आयोग। वित्त आयोग नहीं होगा, राज्य वित्त आयोग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन भी नहीं होगा। योजना आयोग को जो है कि इसको 1952 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1952 1952 में इसको जो है कि लागू किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है ना, बीमारू राज्य है, कौन बीमारू राज्य है ना। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, बिहार है, ऑप्शन ए में आपका बिहार है, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी में उड़ीसा है, ऑप्शन डी इनमें से सभी है। अब बतलाइए इसका आंसर सही है। बीमारू राज्य कौन है, इनमें से बीमारू राज्य जो है, यानी कि इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो तीनों जो है कि बहुत ही विपन्नता है थोड़ा यहाँ इकोनॉमिकल में, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका सही इनमें से सभी। ये सभी जो है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए इसका सही आंसर जो आपका होगा इनमें से सभी। ए बी सी डी चारों ए बी सी तीनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। बीमारू राज्य में ये तीनों आपका आ जाता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना देख लेते हैं एक बार। 1979 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, 1979, 1980, 1981, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, 1980 यानी कि 1980 में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, 1980 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन डी तो खैर होगा नहीं क्योंकि आंसर इसमें सही दिया है 1980। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला, क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7 मार्च नहीं होगा, 9 मार्च नहीं होगा, 10 मार्च नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को आपका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 17। यूरेनियम, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। ऑप्शन ए में आपका डिगबोई, ऑप्शन बी में झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोरा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है आपका, डिगबोई में पेट्रोलियम का है, झरिया कोयला के लिए है। तो आपका ये जादूगोरा का ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही होगा। जादूगोरा का ऑप्शन आपका बिल्कुल, आपका जादूगोरा का ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आपका ऑप्शन होगा जादूगोरा, है ना। बाकी आपका घाटशिला गलत है, झरिया गलत है, डिगबोई भी गलत है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहां है, जादूगोरा। अब बता लो क्वेश्चन नंबर 18, सुनामी कहां आती है। यह भी क्वेश्चन बहुत सही, बहुत इजी है। सुनामी कहां आती है, तो सुनामी ऑप्शन देख लेते हैं, स्थल, समुद्र, बी में और समुद्र है, सी में आसमान है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो स्थल पर सुनामी आएगा नहीं, आसमान में सुनामी आएगा नहीं, है ना। आसमान में सुनामी कहां से आएगा, ऑप्शन बी में इनमें से कोई नहीं। ये भी खत्म कर दीजिए, ऑप्शन बी आपका सही है, इसलिए आपका आंसर होगा समुद्र। समुद्र में ही जो है कि सुनामी आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, नागरिकों की उदासीनता पर। ऑप्शन बी में कहता है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। ऑप्शन नंबर सी कहता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र की सफलता यानी लोकतंत्र जो है कि सफल कैसे होता है, किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन के अनुसार है नागरिकों की उदासीनता पर। ऑप्शन बी कहता है कि नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। ऑप्शन सी कहता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, विवेकपूर्ण। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नागरिकों की उदासीनता तो खैर ऑप्शन इसका होगा नहीं, सही आंसर होगा नहीं, इसको हटा देते हैं हम लोग। उसके बाद नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। जब नागरिक पर गैर कानूनी हो जाएगा, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर जब हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र जो है कि वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी आंसर आपका गलत है। ऑप्शन सी कहता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, यानी नागरिक के द्वारा एक सुलझा हुआ विवेकपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसके सहभागिता पर, यानी कि अपने कौशल का पूरा इस्तेमाल करें, है ना। यहाँ के लोकतंत्र के सफल बनाने के लिए एकदम बढ़िया से अच्छा से यहाँ के लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे, सहभागी बने, तभी जाकर करके लोकतंत्र की सफलता आपका निर्भर करता है सब नागरिक पर ही। करता तो है डिपेंड, लोकतंत्र कब सफल हो सकता है, जब नागरिक बढ़िया हो। और नागरिक बढ़िया कब होगा, जब नागरिक बुद्धिमान हो, नागरिक जो है कि अच्छे काम में प्रोत्साहन करे, है ना। तो इसलिए आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर है आपका कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी आपका भी नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही लोकतंत्र को सफलता निर्भर करती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात है। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना, बिहार के डेवलपमेंट के बिना भारत का विकास संभव है ही नहीं। किसने कहा था? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से, इन तीन महान हस्तियों में से किसने कहा था? अभी वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था, या फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, या भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था? कि किसने कहा था कि बिहार का विकास तभी संभव है जब, बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव है ही नहीं। ये कहा था आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना अब भारत का विकास संभव है ही नहीं, है ना। बिहार के विकास के बिना भारत के विकास का कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। यह हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। और इसका गलत आंसर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं कहा, और इनमें से कोई नहीं भी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। उन्होंने ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। बोलीविया में जल संघर्ष हुआ था। बोलीविया में जल संघर्ष हुआ था, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि बोलीविया में जल संघर्ष हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था?
बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। वहां पानी पर वहां के गवर्नमेंट ने क्या किया कि पानी पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके कारण वहां के लोगों ने जो है कि एक संघर्ष, एक आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। एक कोई अमेरिकी कंपनी थी, उसको जो है कि वहां के सरकार ने वहां के पानी को जो है कि दे दिया था, कंपनी दे दिया था, एक कंपनी को जो है कि दे दिया था, जिसमें वहां की सरकार ने वो कंपनी ने लेकर के पानी पर जो है कि अच्छा खासा टैक्स लगा दिया था। तो वहां के बोलिविया में एक जन संघर्ष हुआ था, तब जाकर के सरकार ने फिर अपनी डिसीजन जो है कि वापस लिया और उसके बाद फिर जो है कि पानी सबके लिए ये कर दिया, फिर उसका जैसे सुचारू ढंग से चल रहा था वैसा कर दिया गया। तो बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था। क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर ए सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड्स कौन है? तो इसका सीधा आंसर बता देते हैं आप लोग को। इसका आंसर होगा मोर, क्योंकि मोस्टली आप लोग सारे बच्चे ये जान रहे होंगे, इसमें कोई, इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा अच्छे से मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कबूतर नहीं होगा, हंस भी नहीं होगा, तोता भी नहीं होगा, सिर्फ मोर होगा। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आपका आंसर एक बार देख लेते हैं। राजगीर है, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान, एक है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? बहुत ही क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही उलझाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये मुंबई महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में है। और संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपका, ये आपका अपना पटना में है, जिसे चिड़ियाखाना के नाम से हम लोग जानते हैं। चिड़ियाखाना ही का नाम देखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये आपका पटना में है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये सारा आंसर जो है आपका गलत है। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है, किस नगर में है? पटना में है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 19वीं सेंचुरी में दिया था, है ना, समाज में परिवर्तन के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए किसने दिया था? ये इस क्वेश्चन का भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने? नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने? नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? तो बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था 19वीं सेंचुरी में कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, इसलिए आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा उन्होंने ही दिया था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो आपका हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। आपका ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? ऑप्शन ए देख लेते हैं, धर्म पर, ऑप्शन बी जाति पर, ऑप्शन सी क्षेत्र पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? यह क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कि सांप्रदायिक के बारे में, सांप्रदायिकता कहते हैं किसको है ना। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो ये आपका होता है धर्म पर।
इसमें जो है हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने का कोशिश करते हैं, है ना, सांप्रदायिक के अनुसार। तो सांप्रदायिक जो है कि राजनीति ये धर्म पर होती है, इसलिए आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। आपका ऑप्शन बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एकदम दोस्तों आज ज़्यादा नहीं, हम लोग जितना जल्दी इसको डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन, है ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सके ये इसी तरीके से स्पीड कर करके 50 क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस भी कर रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल अब समय जो है कि बहुत ही नज़दीक आ रहा है। और भी टीचर जो है कि इस पर वीडियो डालते रहते हैं ना, और भी टीचर जो है कि अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो उसी में मैं भी जो है कि अपना क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब सोचा कि अब वक्त नज़दीक है, इसलिए हम लोग जितना हो सके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा होगा, जितना क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं करेंगे, है ना। उसके बाद रही बात डिस्कस करने के बाद तो हम लोग फिर इसका सिलेबस आप लोग के एग्जाम्स के बाद में जो है कि फिर नए बैच के साथ जो है कि हम लोग नए सिलेबस फिर से स्टार्ट करेंगे। एकदम पूरे सिलेबस की पढ़ाई होगी, हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, आपका टोटल सिलेबस एकदम पूरा सिलेबस आपका इस पर ख़त्म करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जूट वस्त्र, है ना। कौन सा उद्योग जो है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित कौन सी नहीं है, चीनी। गन्ना उगेगा तब ना चीनी होगा, है होगा ने। रही बात सूती वस्त्र, तो ये भी कपासी सब है। जूट वस्त्र ये सब भी जो है कि कृषि के ही माध्यम से हो जाता है। तो आपका ये आंसर जो है कि आपका नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। कृषि पर आधारित नहीं है तो सीमेंट, है ना, इसका आपका आंसर सही होगा सीमेंट का। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस के लेखक कौन है। वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए देख लेते हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी दोस्तोयेव्स्की है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी एंजल्स, है ना। ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी जो है दोस्तोयेव्स्की और ऑप्शन डी एंजल्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस के रचनाकार कौन थे, लियो टॉलस्टॉय जो थे ये वार एंड पीस के रचनाकार हैं। कार्ल मार्क्स नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सही है लियो टॉलस्टॉय वार एंड पीस की रचनाकार हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है ना। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। प्रोफेसर इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल यूनुस, ऑप्शन सी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और ऑप्शन डी है मोहम्मद शफीक यूनुस, है ना। ऑप्शन चारों लगभग सिमिलरिटी है, चारों ऑप्शन जो है ना लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा ना बहुत बराबर है। यूनुस सब में है ना। सारा ऑप्शन में आपके यूनुस साहब दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस। ऑप्शन सी में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन डी में मोहम्मद शफीक यूनुस। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी नंबर सही है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आपका आंसर ये भी गलत, ये गलत और ऑप्शन नंबर डी गलत। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनको जो है 2006 में, कब 2006 में जो है वहाँ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जो है ना आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इनको जो है कि 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि चावल क्या है।
कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सही होगा खरीफ फसल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। रबी फसल में आपका चना मसूर ये सब आ जाता है, इसलिए आपका ये आंसर, ये वाला आंसर और ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल। चावल क्या है? ये खरीफ फसल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? किसको शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है उदारीकरण, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है कि शामिल नहीं किया गया, है ना। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया था। बाकी उदारीकरण ठीक है, वैश्वीकरण भी ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी भी, ये तो खैर सही नहीं होगा। यानी कि उदारीकरण को शामिल किया गया था, वैश्वीकरण को शामिल किया गया था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? सम्मिलित नहीं किया गया था, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है कि सम्मिलित नहीं किया गया था। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन बी, सी, डी ये तीनों गलत है, इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए मानवकृत, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अनवीकरणीय, है ना। ऑप्शन ए है मानवकृत, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अनवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये इसका आंसर सही होगा मानवकृत। इसका आंसर सही होगा मानवकृत। इसका सही आंसर होगा मानवकृत, है ना। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत है। नवीकरणीय नहीं होगा, अजैव नहीं होगा, अनवीकरणीय भी नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा मानवकृत सही होगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। इसका सही आंसर आपका होगा 1995 में सही हुआ। 1994 गलत है। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1995 में WTO की स्थापना हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई थी? ऑप्शन एक बार देख लीजिए, 1854, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1923। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1923। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 यानी 1907 में हुई थी। इसका सही आंसर आपका होगा 1907 यानी कि 1907 में हुई थी। 1854 आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या था? किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं, बनाए जाते हैं। किसने कहा था? ये आपको किसने कहा था? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जिम्मरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार और ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए क्या कहता है? जिम्मरमैन,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका आंसर, आपका सही आंसर होगा जिम्मरमैन ने। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, और इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला, सी वाला और डी, ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सिर्फ सही है। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेठ साहूकार, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए कहता है सेठ साहूकार, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो आपका सही आंसर आपका होगा व्यवसायिक बैंक का। आपका सही आंसर होगा विश्व बैंक। आपका सही आंसर कौन है? विश्व व्यवसायिक बैंक है। इसलिए आपका आंसर ये सेठ साहूकार नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं होगा, इनमें से कोई वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक बैंक। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन एक बार देख लीजिए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा आंसर होगा? आपका सही आंसर होगा 1952। 1952 जो है आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। 50 नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1920 का भुज, ऑप्शन बी है 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 दांडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1930 दांडी। इसका सही आंसर होगा 1930 दांडी, है ना। इसका सही आंसर 1930 दांडी। इसलिए ऑप्शन ए, बी और ये डी, ये तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत है। इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है 1930 दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसको तृतीयक क्षेत्र हो गया, है ना। तो इसका ऑप्शन सही होगा प्राथमिक क्षेत्र, इसी को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, है ना। अधिक उत्पादन वाला जो होता है वो सेकंड में हो जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। तो इसलिए आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा? नहीं, प्राथमिक ऊर्जा का पहला क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट वाला पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक क्षेत्र। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। विद्युत जो है कि इसका सही आंसर आपका नहीं होगा। विद्युत जो है ये आंसर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि इस
सवाल के मुताबिक जो है कि है। इसका आंसर सही कौन होगा? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत नहीं है। कोयला आपका है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, ये सब प्राथमिक ऊर्जा में आ जाता है, लेकिन विद्युत जो है ये नहीं आता है। इसलिए आपका आंसर जो है कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, कम्युनिकेशन का सबसे फेमस साधन कौन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी आपका मोबाइल, ऑप्शन सी है रेडियो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? ऑप्शन नंबर ए वाला जो है कि आपका सही होगा, सार्वजनिक टेलीफोन जो है ये ऑप्शन आपका सही है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। इसलिए इसका आंसर जो है कि ए वाला सही होगा, बी सी डी ऑप्शन गलत है। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब हुई थी? 1988 यानी कि 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी, तो ये कब लागू हुई थी? इसका सही आंसर जो होगा आपका 1989 में सही इसका आंसर है। 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया, इसलिए आपका आंसर सही होगा 1989। इसलिए आपका ऑप्शन ए सी डी ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन बी 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? लीची के लिए नहीं, गेहूं के लिए नहीं, बाजरा के लिए नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, कपास के लिए। कपास के लिए, इसीलिए इसको जो है काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी इसे ही कहते हैं। तो काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं या फिर रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। दाल, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट नहीं, विटामिन डी नहीं, ऑप्शन डी में वसा दिया है नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, प्रोटीन। दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। आप लोग भी जानते हैं, इसमें कोई खास भी ज़्यादा डिस्कस करने की हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट चावल, विटामिन सूरज में जो मिलता है, वसा जो है मांस मच्छी खाने से जो है कि मिल जाता है ना। तो इसमें जो है कि वसा यहाँ है, कार्बोहाइड्रेट इधर हो गया, विटामिन डी हो गया, प्रोटीन जो है कि दाल में प्रोटीन मिलता है, इसलिए दाल में प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ये क्वेश्चन अभी पहले कुछ देर पहले ही आ चुका है, आया ना। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था आपका 2005 में। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इसका आंसर बता दिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में हुआ। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कितने नेशनलाइजेशन बैंक हैं? भारत में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है 14, ऑप्शन बी कहता है 19, ऑप्शन सी कहता है 20, ऑप्शन डी कहता है 27। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक आपके यहाँ टोटल 19 हैं। कितने हैं? टोटल 19 बैंक जो है वो नेशनलाइज हैं। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका 3 ऑप्शन जो है ये तीनों ऑप्शन गलत है। 14, 20, 27 जो है कि आपका ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन के मुताबिक आपका कोई ऑप्शन नंबर 19 ये बी वाला ऑप्शन जो है कि आपका सही है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये क्वेश्चन भी अभी बहुत
बस पीछे ही मैं बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा किसका है, ये कांग्रेस पार्टी का है। कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी। गेंदा का फूल किसी का नहीं है। चक्र आपके किसी का नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है चुनाव चिन्ह। कांग्रेस का जो है कि पंजा छाप, हाथ का पंजा जो है, और कमल का फूल जो है वो बीजेपी पार्टी का है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, ये कमल का फूल है। आपका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही होगा, हाथ का पंजा। ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, कमल का फूल। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है मानव पूंजी के मुख्य घटक। मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी अनुभव, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। अनुभव है ना, यहाँ पर अनुभव होगा। ऑप्शन सी जो है कि आपका अनुभव है, ऑप्शन ए ज्ञान है, ऑप्शन बी कौशल है, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा मानव पूंजी। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल के लिए मुख्य घटक क्या है, तो ये सभी, ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इनमें से सभी। ज्ञान भी चाहिए है ना, कौशल भी चाहिए, और अनुभव एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पोलैंड। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, क्रॉम्पटन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी जेम्स हारग्रीव्स है, ऑप्शन सी हफरी डेवी है, और ऑप्शन डी जॉन के है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, या आप हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल मेरा क्लास अब इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से 50 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे, और जितना जल्दी उसको जो है कि सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग कम समय में, अब एग्जाम का समय अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवा सकूँ। तो आप लोगों को आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।